नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त यानी हमारे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है। तो आज हम जो प्रश्न चैप्टर हमारा फोर्थ चल रहा है, आज हम उसे कंप्लीट कर देंगे। वैसे मैं सॉल्यूशन से तो आपको कंप्लीट नहीं करवा पाया, लेकिन फिर भी हमारी स्टिक की वीडियो के सिस्टम से जो है कंप्लीट हो जाएगा। कल हमने ये क्वेश्चन नंबर 9 किया था, जिसके बारे में हमने बात करी थी। इसका हमारा जो है फिजिबल सॉल्यूशन अनबाउंडेड सॉल्यूशन आया था। तो तब तो मुझे इतना ध्यान में नहीं रहा, लेकिन मैंने इसको मार्क किया था। देखिए यहाँ पे मार्क कर रखा है मैंने अगेन के लिए, मुझे इसको रिपीट करना है। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया। तब मैंने जाना कि जो जेड जे माइनस सी जे है वो माइनस का आ रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों वैल्यू माइनस की आ रही हैं। इसके रूल्स को मैंने आपको कहा था भी आप पढ़ लेना। अगर आप ऐसे ही पढ़ लिए हो तो हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, ठीक है। तो ये जो है जेड जे माइनस सी जे हमारा माइनस का आया है, इसलिए इसका अनबाउंडेड सॉल्यूशन आ गया। लेकिन हमारा जो z है उसकी वैल्यू इसलिए आ गई क्योंकि x1 x2 और x3 हमें तीनों के तीनों जो है एंट्रिंग वेक्टर हो गए। मतलब अल्फ़ा 1 2 और 3 तीनों हमारे जो एंट्रिंग वेक्टर आ गए, और हमारे x1 x2 x3 के मान भी आ गए। इसलिए ये जो है इसका z का मान निकल गया है। आज मैंने सोचा कि मैं वैसे आपको समझा तो रहा हूँ, लेकिन साथ में क्या होता है कि जब मैं पेज पलटता हूँ तो आपको परेशानी होती है नोट्स के लिए। इसलिए मैंने सोचा आज पहले चैप्टर के कंप्लीट नोट्स, इस चैप्टर के मतलब क्वेश्चन 9 10 से आगे के जितने भी हैं, चाहे वो प्रश्नावली सेकंड हो, फोर्थ ए बी हो, वो अपलोड कर देता हूँ। फिर उसके बाद में शुरू करते हैं। तो ये हमने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। फिर भी मैं एक बार जो है नोट्स जो है आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेने में या देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो आप ऐसे कीजिए, जितनी टाइम वीडियो नोट्स में चलती है उस टाइम तक आप क्वालिटी को हाई रखिए, ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। और हमारे इसके आगे 66 पेज, यानी सिंगल एक पेज 66 पेज है, वह जो है रह गया है नोट्स के, जिसमें कि चैप्टर 4 भी आएगा, चैप्टर आगे पार्ट 1 का 2 3 भी आएगा। मतलब चैप्टर 5 और 1 2 चैप्टर आएंगे, यानी 3 चैप्टर और हैं। तो इन्हें जो है मैंने एक स्टूडेंट से पूछा था कि आपके एग्ज़ाम कब है, तो उन्होंने मुझे 25 अगस्त का बोला था। तो उस हिसाब से मैं जल्द से जल्द जो है इसे कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। और मैंने जितने भी मतलब नोट्स यहाँ पे जितना लिखा हुआ वो सारा फ्रेम में आ रहा है, इसलिए रजिस्टर खिसकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जल्दी से नोट्स को अपलोड कर देता हूँ। 2 से 3 सेकंड का डिले रखते हैं, ताकि अच्छे से जो है फोकस हो सके, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 और 17 काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, देख लीजिए आप इसे अच्छे से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें वैसे मैंने पूरी जो क्वेश्चन की हिंदी है वो नहीं लिखी है, मेन चीज़ें जो है वो वहाँ पे मैंने लिख ली है, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और ये एंट्रिंग वेक्टर है, और ये 0 डिपार्टिंग है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गई है। अब हमारी दूसरी विधि आती है 2 फेज़ विधि, और चैप्टर 4th बी के एग्जाम्पल आ रहे हैं नंबर 3 प्रकार के उदाहरण। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बाद में अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तब वीडियो बनानी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो ये फेज़ एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। 4 एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है। और इसी के साथ एग्जाम्पल कंप्लीट, और हमारी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं आपको वैसे एक हिंदी सी दे रखी है, तो वो मैंने नहीं करवाई। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू है, और क्वेश्चन नंबर वैसे तो 10 हैं इसमें, लेकिन हमारे टीचर ने वैसे हमें बोला था भी आप 9 और 10 खुद करके देखना, लेकिन आलसी प्रवृत्ति है, हमने किए ही नहीं। तो नोट्स में 8 तक हमने कर रखे हैं, वहाँ तक जो है मैं आपको दिखा दूँगा, अपलोड कर दूँगा वहाँ तक, ठीक है। इसमें 2 फेज़ विधि में क्या रूल है वो मैं अच्छे से समझा दूँगा। और आज किसी भी तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, फिर हमारे सिर्फ 3 चैप्टर रहेंगे। और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 8 और
ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12-13 पे मिलते हैं। तो हम वापस से हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से जितने भी क्वेश्चन जो मैं अभी छोड़ूंगा वो वहाँ से देख सकते हैं। और बाय चांस यहाँ पे अगर आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, लेकिन हमें जो जेड है वो मैक्सिमम में दे रखा है, ये हमारी इक्वेशन है, और ये इसके प्रतिबंध सारे इक्वल में हैं। कई बार क्वेश्चन मतलब ऐसे हो जाता है कि इक्वल में दे रखे हैं तो क्या हमें जो है मैट्रिक्स की आवश्यकता पड़ेगी? तो इसका जवाब है हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हमें जो है इनिशियल बेस चाहिए होता है टेबल बनाने के लिए, जिसमें सी बी की वैल्यूज़ होती हैं वो इनिशियल बेस के मान से ही आती हैं, और वो जेड में चाहे वो माइनस हो प्लस हो किसी भी तरीके से वो आता है। तो जैसे इसमें वैल्यूज़ इक्वल है तो हमें सरलैक या सरप्लस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको 3 वेरिएबल बताए थे, जिसमें तीसरा है आर्टिफिशियल। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा x पावर 5 और 6, तीनों ऐड होंगे, हमारी ये मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट बनेंगी। तीनों के माइनस से मल्टीप्लाई करके हमें जो है मैक्सिमम जेड में ऐड करना होता है, ये मैंने आपको पहले इसके बारे में बता दिया है। ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं है, बस आपको ये टेबल जो है वो बनानी है। ये इसकी टेबल 1 है। ठीक है, ये एंट्रिंग वेक्टर जो है अल्फ़ा 1 होगा, इसमें डिपार्टिंग वेक्टर इसमें अल्फ़ा 5 होगा। और मैं आपको एक चीज़ पहले ही बताया है कि जो भी मतलब जैसे एम के साथ वैल्यूज़ है वो आपको बहुत बड़ी वैल्यूज़ लेनी है, सैकड़ों में, जैसे 100 हज़ार में लेनी है, तभी जाके आपका जो है छोटी वैल्यू जो है आप इसे ढूंढ पाएंगे, अदरवाइज़ आपसे जो है मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं, इसके देखते हैं। तो यहाँ पे 2/3 में यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, इसलिए ये काट के मैंने यहाँ पे 2/3 जो है बनाया हुआ है। ये वाला जो है इसका की एलिमेंट 2/3 है, और इसे आगे हल कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं करवाया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 जब हमने हल किया था तो उसमें वैल्यूज़ की गड़बड़ है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने हल नहीं करवाया। अब यहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशन विद्यमान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जेड में एम विद्यमान है, लेकिन हमारा जेड माइनस सी जे है वो 0 से बढ़ा गया है, इसलिए इसका फिजिबल सॉल्यूशन विद्यमान नहीं होगा। यहाँ पे भी एम जो है इसमें पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 15 नोट्स में मिल जाएगा आपको, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 16 की। पहले आप एक नज़र में क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ लेते हैं। एक कंपनी कच्चे माल ABC से PQR प्रकार के 3 पदार्थों का उत्पादन करती है। P की 1 इकाई के लिए A की 2 इकाई और B की 3 इकाई माल की आवश्यकता पड़ती है। Q की इकाई के लिए B की 2 इकाई और C की 5 इकाई माल की आवश्यकता पड़ती है। R की 1 इकाई के लिए A की 3 इकाई, B की 2 इकाई और C की 4 इकाई माल की आवश्यकता पड़ती है। कंपनी के पास A माल की 8 इकाई, B माल की 10 इकाई और C माल की 15 इकाई उपलब्ध है। PQR के लिए प्रति इकाई अनुमानित लाभ क्रमशः 3, 4, 5 रुपये है। तो सिंप्लेक्स विधि से अधिकतम, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि ये जो जेड के बारे में बोल रहा है, जो जेड है वो हमारा लाभ होगा। तो अधिकतम लाभ हेतु प्रत्येक जो पदार्थ है का कितना उत्पादन करना चाहिए वो हमें इसमें बताना होगा। तो हमें पता है कि कच्चा माल जो है वो A, B और C के रूप में है। जो पदार्थ बनते हैं वो P, Q और R से बनते हैं। तो P और Q जो है वो प्रोडक्ट बनाती हैं ABC टाइप के। ठीक है, तो P में A की 2 यूनिट है, P की 3 यूनिट है, Q के लिए B की 2 यूनिट, C की 5 यूनिट है, और R के लिए ABC की 3, 2 और 4 यूनिट है। अब यहाँ पे इसने दे रखा है कि A की कुल कितनी है, B की कुल कितनी है और C की कुल कितनी यूनिट्स है, वो यहाँ पे दे रखा है। मतलब ये कुल दे रखा है, इसका मतलब ये B की वैल्यू होगी, और ये जो है हमारे प्रतिबंध में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे P पर कुल लाभ 3 रुपये, Q पर 5, R पर 4 रुपये। तो P है वो X के लिए होगा, Q है वो X2 के लिए और R है वो X3 के लिए होगा। यानी ये X1, X2, X3 और ये उपलब्ध है, मतलब ये जो है इनका टोटल B होगा। ठीक है, तो A, B और C हमने लिख लिए। पहले में हमारे पास 2 और 3, यानी P में, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, P में A और B 2 थी, Q में B और C 2 थी, R में 3, 2, 4 तीनों थी, और ये इनका उपलब्धता है। तो हमारा जो Z मैक्सिमम है यानी ये 3, 4
3 5 4 ये आ गया है, यहाँ पे कंटिन्यूस रखना है, गड़बड़ हो जाएगी वरना। फिर हमें प्रतिबंध ये 2x1 प्लस 2x1 प्लस में 0x2 प्लस में 3x3 और ये छोटा और बराबर है 8 से। ठीक है, उसी प्रकार 2x2 फिर 2x3 ये छोटा और बराबर है 10 से, और 0x1 5x2 और प्लस में 4x3 ये भी छोटा और बराबर है 15 से। तो अब हमें ये कैसे पता चला कि ये छोटा रहेगा, तो इसके लिए हमें क्वेश्चन पर वापस जाना होगा। अब यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि इस तरीके के आपको दो ही सवाल जो है इस चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों को आप याद रख सकते हैं। दूसरा ये कि इसने हमें दे रखा है कि जो लाभ है वो अधिकतम चाहिए, मतलब जो वैल्यूज जेड जो है वो हमें मैक्सिमम चाहिए। एक तो उसका हमें पता चल गया। दूसरा ये कि एक कंपनी है वो अपनी इकाई है जिसमें देखिए इसने कुछ कुल इकाई जो है 8 10 और 15 है। अब मान लिया आपके पास एक मशीन है, अगर वो जितना ज़्यादा चलेगी वो उतना ही ज़्यादा मतलब जो है उस ऊर्जा का खपत होगा, जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट कम होगा। जबकि यहाँ पे क्या है कि जो मशीनरी है उसका भी कम यूज़ हो और वो प्रोडक्ट भी इस तरीके से बनाए कि उनकी प्रॉफिट अधिक हो और उनकी प्राइस जो है वो कम रह सके और उनकी बिक्री अधिक हो सके। मतलब इसने यूनिट तो हमारे पास इतनी दे रखी। मान लो जैसे दो यूनिट का कार्य है, मान लो 2 यूनिट 1 घंटे में 2 प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो अगर वो कुछ ऐसा इस्तेमाल करे कि वही 1 यूनिट 2 प्रोडक्ट उन्हीं 1 घंटों में बनाए, तो उसका प्रॉफिट जो है वो अधिकतम हो सकता है और उसकी जो यूनिट्स हैं उन पे भी मतलब जो है इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस हिसाब से इसको भी देख सकते हैं। मतलब इसके कुल अधिकतम यूनिट्स जो है इसने बताया है कि वो 8 है, मैक्सिमम 10 है और 15 है। इस तरीके से भी आपको इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे जो है इसमें बस कुछ नहीं किया है इसने, आर्टिफिशियल वेरिएबल बोल सकते हैं 4 5 और 6 को, वो इसने ऐड किया है और आगे इसने इसको सॉल्व किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, ये है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। वैसे नोट्स में उपलब्ध है ये सब कुछ, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी बड़ा था इसलिए मैंने लिखा नहीं है, अभी मैं बुक्स से निकाल लेता हूँ। तो इसमें क्या है, मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, ये आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए। इसमें आपको जो है मेन चीज़ यहाँ पे बताऊंगा कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम कैसे होगा। तो इसने एक लाइन तो ये देखी है कि सिंप्लेक्स विधि से ज्ञात कीजिए कि गृहिणी को प्रत्येक पदार्थ की कितनी मात्रा रोजाना खरीदनी उसका भोजन खर्च न्यूनतम रह सके। तो जेड जो है वो यहाँ से मिनिमम हो गया। ठीक है, दूसरा परिवार के लिए रोजाना ए बी सी की न्यूनतम आवश्यकता 30 20 16, मतलब ये कम से कम हो। तो इससे हमें इन तीनों ये तीनों न्यूनतम हो गए हैं। बस इतना मैंने आपको बताना है। आप बस बाकी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं पूरा, मैं वीडियो में इतना टाइम जो है नहीं लगाऊंगा। ओके, तो ये हो गया, इसकी बात हो गई है। अब देख लीजिए इसको, हमें पता है कि जो मिनिमम होता है उसे हम पहले माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं विदाउट एडिंग सरप्लस स्लैक और आर्टिफिशियल वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद स्लैक सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करते हैं और जेड माइनस जेड को हम जेड स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम जो है प्रतिबंध है उनमें जो वैल्यूज ऐड करनी होती हैं, मान लो x4 नहीं है इसमें तो 0x4, 5 नहीं है तो 0x5, कुछ घटाना है कुछ ऐड करना है वो यहाँ पे, और अधिकतापूर्वक चर कृत्रिम चर जो भी है इसमें हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसमें सरप्लस वेरिएबल यानी अधिकतापूर्वक चर, क्योंकि समीकरण जो है वो ये वाली साइड बड़ी थी और ये छोटी थी, इसलिए हमने इसमें से कुछ चीज़ें घटी थी और उनको न्यूट्रल करने के लिए हमें इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ करना पड़ा, क्योंकि उसके बिना हमारे पास ये मैट्रिक्स नहीं आती और हम आगे इसका हल नहीं निकाल पाते। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसका पूरा सॉल्यूशन है। मिनिमम कॉस्ट जो है इसकी 14 रुपीज़ या 14 रुपये आ गई है। अब हमारी आती है एक्सरसाइज 4th B, जो कि 2 फेज विधि पर आधारित है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट फेज में जैसे वहाँ था कि अगर हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड किया है तो हम जेड में -1 माइनस है माइनस हम यूज़ करते थे जेड की वैल्यू के लिए।
लेकिन यहाँ पे फेज़ वन में क्या होगा कि हम -1 यूज़ करेंगे -m की जगह। फिर हम टेबल को जो है अगर मान लो यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, जैसे x6 और 7 है वो दोनों चले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे x1 और x2 आ गया है उन दोनों की जगह, तब और हमारा जेड जे माइनस सी जे अगर वो 0 से बड़ा आ गया है, तब हम फेज सेकंड शुरू करते हैं। उसमें 6 और 7 यानी जो -1 वाले एलिमेंट थे उन्हें हमने छोड़ दिया और बाकी एज इट इज़ टेबल को हमने उठा लिया। और जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यूज़ थी वहाँ पे हमने जो जेड है वो सारा 0 0 लिया था, लेकिन इसमें हमें गुणांक जो है वो 0 नहीं रखने हैं। जो गुणांक हमारे पास मौजूद है हमें उनका यूज़ करना होगा और फिर आगे इसको हल करना होगा। और मिनिमम है तो उसे मिनिमम बनाएंगे माइनस से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, मोटा मोटा मैंने वैसे बताया था आपको। तो ये 2 फेज विधि का फर्स्ट एग्जांपल है। नंबर 3 प्रकार का या 4 प्रकार का हो सकता है। ये मिनिमम जेड दे रखा है और ये अधिकता पूरक चर, मतलब इसमें से कुछ चीज़ें घटेंगी। ओके, सरप्लस वेरिएबल जो है इसमें होगा। तो पहले हम मैक्सिमम करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे x3 तक, फिर यहाँ पे इन इक्वेशन को इक्वल करने के लिए इसमें से x4 घटाएंगे, इसमें से x5 घटाएंगे। फिर हमें पता है कि इसको हल करने के लिए मैट्रिक्स चाहिए होती है, यानी आर्टिफिशियल वेरिएबल चाहिए होते हैं। तो x6 ऐड किया, x7 ऐड किया, हमारी इक्वेशन इक्वल होगी 5 और 4 के। ठीक है, अब फेज़ वन, हमने यहाँ तक कोई फेज़ यूज़ नहीं किया है। फेज़ वन अब स्टार्ट होता है। फेज़ वन में क्या होगा, मैक्सिमम जेड स्टार, जहाँ पे जो जेड के एक्स के साथ जो गुणांक है, यानी हमें जितना दे रखा है, मान लो ये 3 गुणांक दे रखे हैं तो इन तीनों को हम 0 मान लेंगे। और 4 और 5 के साथ वैसे ही 0 है, लेकिन जो 6 और 7 हमने आर्टिफिशियली ऐड किए हैं उनके गुणांक चाहे -1 हो चाहे 2 हो, वैसे -1 ही रहते हैं क्योंकि हमने पता है, तो -1 ही रखेंगे। उसके बाद टेबल आती है। टेबल में जैसा कि हमने यहाँ पे हमें x3 तक एलिमेंट वैल्यू दे रखी थी, तो हम 0 0 रखेंगे, बाकी सेम की सेम यहाँ पे रखेंगे। और अल्फ़ा 6 और 7 की वैल्यू जेड के हिसाब से, यानी यहाँ से -1 रखेंगे। और फिर जेड जे माइनस सी जे, फिर एंट्रिंग वेक्टर, डिपार्टिंग वेक्टर। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पूरी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं क्योंकि जब ये चीज़ें शुरुआत में कर रहे थे आप इसमें मास्टर नहीं थे, लेकिन जैसे ही आप आगे करने लगे, मान लिया पहले आप जोड़ करते थे, पहले आप उंगलियों से जोड़ते थे, 1 में 2 जोड़ा तो 3 ऐसे आएगा, इस प्रकार। अभी हम थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर आ चुके हैं, मतलब हम माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर रखा है। एंट्री वेक्टर का इस साइन से पता चलेगा, डिपार्टिंग का इस साइन से पता चलेगा। ठीक है, और जो एंटर हुआ है वो इस तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, और याद रखिए जो मतलब जैसे y6 या अल्फ़ा 6 जो है डिपार्टिंग वेक्टर है, तो वो पूरी लाइन आपको कट कर देनी है और उसके ऊपर जो -1 की वैल्यू थी, यानी अगर अल्फ़ा y6 जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो -1 की जगह आपको 0 पुट करना होगा। इस बात का ध्यान अवश्य रखें, वरना मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, जेड जे माइनस सी जे निकालते वक्त मिस्टेक हो सकती है। इसके बाद टेबल 3, हमने जेड जे माइनस सी जे निकाला जो कि हमारा 0 से बड़ा आ गया या फिर पॉजिटिव आ गया। एक चीज़ होनी चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। अब ये जेड जे माइनस सी जे बड़ा आ गया 0 से, अब शुरुआत होती है फेज सेकंड की। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो जितनी वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी एज इट इज़ हैं, बी की वैल्यू भी सेम है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, जो हमारे पास गुणांक दे रखे थे ना, जैसे क्वेश्चन में मिनिमम जेड में दे रखे थे -2 -9 -1, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिए हैं इस बार, और इनके 0 यहाँ पे पड़े हैं। और जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, यहाँ पे x1 x2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 आ गए थे, तो यहाँ पे भी अब हम उनकी वैल्यू जेड के अनुसार रखेंगे जो कि हमने यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, फिर हम जेड जे माइनस सी जे निकालेंगे, जो वही प्रोसीजर जो हम पहले यूज़ करते थे वही प्रोसीजर यहाँ पे यूज़ करेंगे। जब तक जेड जे माइनस सी जे बड़ा नहीं आ जाता 0 से, तब तक इस्तेमाल करेंगे इस मेथड का। और ये देखिए यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे बड़ा आ गया है 0 से। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास x1 आता है, 2 आता है, 5 आता है, 4 आता है, इससे कोई फ़र्क जो है नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे x1 की वैल्यू, x1 x2 नहीं है तो उनकी वैल्यू हमने 0 0 ली, x3 हमारे पास 5/2 आ गया, हमने इसे क्वेश्चन में रखा। अब मैक्सिमम जेड में बदला था, अब मिनिमम वापस बदलेंगे माइनस का मल्टीप्लाई करके। अब बारी आती है 2 फेज विधि की, एग्जाम्पल सेकंड की। इसमें हमें जेड मैक्सिमम में दे रखा है, गुणा का आप ध्यान से देख लीजिए, 2 - 1 1 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 - 1 1 दे रखा है। बाकी आगे जो है हमें इसमें स्लैक सरप्लस जो वेरिएबल्स है उसमें ऐड करने होंगे। तो यहाँ पे
कुछ वैल्यू ऐड करनी होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू घटानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे घटा ली हैं। अब हमारी इक्वेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स, जो हमारी सिंप्लेक्स मेथड है उसके लिए उसके अनुरूप नहीं है, तो हमें मैट्रिक्स चाहिए होगी। तो एक मैट्रिक्स जो है 1 0 0 वो तो बन गई, 1 0 1 सॉरी 0 0 1, यानी 2 कॉलम हमारे रह गए। तो इसके लिए हमने सेकंड में जो है x7 ऐड किया और थर्ड में जो है x8 ऐड किया, तब जाके हमारी जो है मैट्रिक्स बन पाएगी। और हमारे दो जो कृत्रिम चर है वो x7 और x8 है, मैंने यहाँ पे बता दिया है। सेम वही प्रोसीजर इसमें फेज फर्स्ट में जो कृत्रिम चर है उसमें -1 गुणांक आएंगे, और जो हमें 3 गुणांक दे रखे थे x1 x2 x3 के, उन्हें हम 0 0 कर देंगे। सेम वैल्यू पुट करेंगे उसमें, और ये जो गुणांक है हम z के अनुसार, यानी इस z के अनुसार, यानी फेज 1 के z के अनुसार यहाँ पे जो है इनके गुणांक हम पुट करेंगे। अल्फ़ा 4 7 8 इसलिए क्योंकि अल्फ़ा 4 जो है वो पहले 1 0 0 बना रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा। और 7 8 यानी 0 1 0 0 0 1, मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया था कि यहाँ पे अगर हमें अल्फ़ा 1 7 8 जो भी इनिशियल बेस रखना होगा वो मैट्रिक्स के कॉलम के कंटिन्यू वाइज ही रखेंगे, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, फेज़ 1 में हम इसे हल करते हैं, हमारे ZJ माइनस CJ बड़ा आ गया है 0 से। ठीक है, आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं ZJ माइनस CJ। फेज़ सेकंड के लिए हमने Z को बना लिया है, अब फेज़ सेकंड शुरू होगा, जिसमें कि हमने x7 और x7 या फिर y7 y8 को छोड़ दिया है। और इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो डिपार्ट हो चुका है उसे आपको 0 0 बनाना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 डिपार्ट हो चुका है तो मैंने पूरे के पूरे कॉलम को ही छोड़ दिया है, आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेकंड में ये देखिए टेबल एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है, बस आपको ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको नए z के अनुसार रखनी होंगी। ठीक है, यहाँ तक हो जाता है। उसके बाद हमारा ZJ माइनस CJ जो है वो छोटा आ गया है 0 से। अब यहाँ पे है कि दी गई समस्या का अपरिबद्ध हल है, यानी हमारा जो हल है वो हमें नहीं मिल रहा है। तो -7 अगर मैं इसमें एंटर करवा देता हूँ, क्योंकि -7 जो है इसकी छोटी वैल्यू है, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमें इनका भाग इनमें देना होगा। ठीक है, जैसे इनका भाग इनमें देना होगा, तो हमारा जो है यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे 3, और ये दोनों वैल्यू माइनस की आ जाती हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू माइनस की आने पर जो यहाँ पे वैल्यू छोटी हो जाती हैं, जिसके कारण हम जो है की एलिमेंट वो नहीं ले सकते जो हमें मिलना चाहिए, की एलिमेंट के अनुसार जो है हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आगे है एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, वैसे इसके नोट्स में अपलोड कर लिए हैं और बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। एग्जाम्पल नंबर 4, ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है। ओके, तो इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, बस वही प्रोसीजर है जो चलता आ रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि ये फेज सेकंड है और इसमें इसका फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो विद्यमान नहीं है, लेकिन हमारा ZJ माइनस CJ वो भी बड़ा है 0 से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो -1 ख़त्म नहीं हुए हैं, एक बार देख लेते हैं। -1 हाँ जी, ये फेज फर्स्ट जो है, यहाँ पे फेज फर्स्ट चल रहा था और यहाँ पे हमारा ZJ माइनस CJ है वो बड़ा और इक्वल नहीं है 0 की। ठीक है, और हमारी वैल्यूज़ है वो भी ख़त्म नहीं हो रही हैं, इसलिए हमने y6 और 7 को यूज़ किया है, और इसी कारण से जो है कि हमारा फिजिकल सॉल्यूशन विद्यमान नहीं है। थोड़ा सा इसके बारे में इसके रूल्स और पढ़ लीजिए, थोड़ा इस पर अपना मनन कीजिए। ठीक है, और मैं तब तक जो है आपको ये आगे के सवाल बताता हूँ। मैक्सिमम z इक्वल है, ये वाली साइड छोटी है और ये वाली साइड छोटी है, तो सेम वही प्रोसीजर है, इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे। अगर हमें मैट्रिक्स नहीं बननी है तो हम मैट्रिक्स को बनाने के लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ करेंगे। सेम यही प्रोसीजर इसमें है, इसमें कुछ चीज़ें हमने ऐड की हैं, इसमें भी कुछ चीज़ें हमने ऐड की हैं। मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट हमने यहाँ पे बना रखी है, आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक ये ऐड किया, एक ये ऐड किया, और ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है। अब हमारे जो है अल्फ़ा 6 4 5, क्योंकि 4 5 और 6 हमें मैट्रिक्स को कंटिन्यूस रखना होगा, इसलिए 4 6 4 5 हमने इसमें यूज़ किया है। ये फेज फर्स्ट है जिसमें हमने जो z के गुणांक हमें क्वेश्चन में दे रखे थे 3 गुणांक, हमने उनको 0 कर दिया है। जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसके जगह हमने -1 रखा है। आगे हमने इसको हल किया है और कुछ भी नहीं किया है। नोट्स जो है वो पूरे अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं।
जेड जे हमारा माइनस सी जे हमारा 0 से बड़ा आ चुका है। हम फिर जो है उन गुणांकों को वापस रखते हैं और जेड जे माइनस सी जे वाला जो है एक्स माइनस का x6 उसे हटा भी सकते हैं, उसकी जगह ये कट का निशान भी लगा सकते हैं। सेम हमारा एक एग्जाम्पल नंबर 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें एक वैल्यू छोटी एक वैल्यू बड़ी, दो वैल्यूज़ हमें इसमें दे रखी हैं तो उनको हमें जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से कुछ घटाना था तो हमने -1 घटाया। अब हमें जो है मैट्रिक्स बनानी थी 2/2 की, इसलिए हमने इसमें x5 आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया। अब हमने टेबल बनाई, एंट्री वेक्टर डिपार्टिंग वेक्टर, हमारा जेड जे माइनस सी जे बढ़ा गया 0 से, लेकिन y5 जो है वो डिपार्ट नहीं हुआ, यानी यहाँ पे -1 मौजूद है, इसलिए इसका फिजिबल सॉल्यूशन विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कुछ भी नहीं है, सेम यही प्रोसीजर है। इसमें काफ़ी बड़ा है भी है, लेकिन मैंने नोट्स अच्छे से अपलोड कर दिए, तो आप इसको पढ़ के देखिए। अगर आपको समस्या है तो मैं आपको बाद में सॉल्व करके समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके भी नोट्स अपलोड हो गए हैं, ये भी नहीं समझा रहा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें थोड़ा सा बता ही देता हूँ। ये जेड दे रखा है, हमें वैल्यू छोटी बड़ी दोनों दे रखी है। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट कोई भी चीज़ें आगे पीछे नहीं है, 4 5 के बाद में 7 है, क्योंकि 7 को हमें ज़रूरत थी आर्टिफिशियली ऐड करने की, हमने ऐड किया इसमें। जेड जे माइनस सी जे हमारा बड़ा है 0 से। और अब फेज सेकंड की बारी आती है। फेज सेकंड में हमने इसे हल कर लिया है, मतलब जेड की जो गुणांक है वो हमने यहाँ पे पुट किए, बाकी हमने 0 0 कर दिए हैं और ये इसका हल आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। हमें जेड दे रखा है, मैक्सिमम में एक वैल्यू छोटी है एक वैल्यू बड़ी है, तो इसमें पहले हमें स्लैग सरप्लस आर्टिफिशियल तीनों वैल्यूज जो है इसमें आ गई हैं। ओके, इसमें 0 x3 इसमें ऐड हुआ है। ओके, x3 इसमें ऐड हुआ है, x4 घटा है, x5 हमने आर्टिफिशियली ऐड किया है, तीनों वेरिएबल्स इसमें आ गए हैं। और बाकी हमने जेड के गुणांक 0 करके -1 यहाँ पे रख दिया है और इसे हल करते हैं। जेड जे माइनस सी जे को हल करते हैं। जेड जे माइनस सी जे हमारा बड़ा आ गया है 0 से, लेकिन जो y-5 है वो डिपार्ट नहीं हुआ, मतलब α5 डिपार्ट नहीं हुआ है। इस कारण से इसका विद्यमान जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो विद्यमान नहीं है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है ट्रिकी वीडियोस से। कल हम चैप्टर 5 ड्यूअलिटी द्वैतता के बारे में पढ़ेंगे और इसे भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।